सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि जो हमारा रेडिएशंस होता है जैसे कि लाइट, वो वेव का नेचर भी शो कर रहा था और साथ ही में पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा था। वेव के नेचर की मदद से हम लोग बहुत सारे फिनोमिनन जैसे कि इंटरफेरेंस या शेन या फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनन को तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे। वहीं पार्टिकल नेचर की मदद से हम लोग क्या देख पा रहे थे कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया या फिर कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। इन सारे इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया जा सक रहा था प्रॉपर तरीके से। तो रेडिएशंस के लिए दोनों डिस्क्रिप्शन जरूरी था, वेव भी और पार्टिकल भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल और इन दोनों को यूज करते हैं हम लोग चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे आईज में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, रेटिना के रॉड और कॉन सेल्स में किस तरीके से इमेज बनता है, तो वहां पर देखेंगे कि लाइट जो होता है वो वेव की तरह आता है, एंटर करता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर वेव नेचर का जरूरत था। जब वो रेटिना पे फॉल होता है तो रॉड और कॉन सेल्स के द्वारा जो लाइट रेज एब्जॉर्ब किया जाता है, वहां पर हम लोग इसको पार्टिकल के नेचर की तरह एक्सप्लेन करते हैं कि वो फोटोन्स एब्जॉर्ब किया जा रहा है उन सेल्स के द्वारा। तो ये दोनों ही डिस्क्रिप्शन नेसेसरी था कंप्लीट फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम लोग देखें कि रेडिएशंस पार्टिकल की तरह भी एक्ट करे और वेव की तरह भी। तो एक नेचुरल से क्वेश्चन, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डी ब्रॉय, और इनको हम लोग जो लिख रहे हैं स्पेलिंग वो डी ब्रॉगली लिख रहे हैं, बट एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन डी ब्रॉय होता है। तो उनके मन में एक नेचुरल से क्वेश्चन है, तो क्या एक पार्टिकल भी वेव की तरह प्रॉपर्टी शो कर सकता है? कैन अ पार्टिकल शो द प्रॉपर्टी ऑफ वेव? अब इसको लेकर के उन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि हाँ जी, ये एक प्रॉपर्टी शो कर सकता है वेव के जैसा। और जहां पर उस वेव का जो वेवलेंथ होगा वो होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, जहां पर पी जो हो गया वो मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल हो गया और एच जो हो गया वो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। इसका वैल्यू 6.3626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो और यहाँ पर ये जो वेवलेंथ होगा, और इसके कारण ये जो वेव हम लोग बोले होंगे पार्टिकल मैटर के साथ एसोसिएटेड होगा, इसी वेव को हम लोग मैटर वेव कहते हैं और इस वेवलेंथ को डी ब्रॉय वेवलेंथ कहा जाता है। आखिर ये रिलेशन आया कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी? तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को जाना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा कि लाइट जो होता है ना, वहां पर ये नॉर्मल वाले कंडीशंस की तरह काम नहीं होता है, वहां पर रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगता है। तो एक बार हम इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस कंडीशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही फास्टली ट्रेवल करता है तो उसका एनर्जी जो होता है ना, तो एनर्जी का जो स्क्वायर होता है उसके बीच में रिलेशन होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये रिलेशन होता है एनर्जी का जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव में मूव कर रहा हो, उसके कंपैरिजन में उसका वेलोसिटी हो। यहाँ पर एम नॉट जो होगा वो होगा रेस्ट वैल्यू, मतलब रेस्ट मास। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उसका जो मास होता है वो एम नॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और प्लस पी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमारा हो गया, जहाँ पी मोमेंटम हो गया और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट हो गया। तो जब हमारा फोटोन रेस्ट में होता है ना, तो उस कंडीशन में उसका मास, रेस्ट मास 0 होता है। तो इस कंडीशन में हमारा मतलब कि फोटोन का रेस्ट मास 0 ही होता है। तो ये तो पूरा का पूरा जो टर्म हो गया वो 0 हो गया। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा। यहाँ से एनर्जी बराबर पी सी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो हम लोगों ने एच न्यू देखा था। तो एच न्यू इज इक्वल टू पी सी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एच बाई पी इज इक्वल टू सी बाई न्यू। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी किसी भी वेव का जो होता है वो क्या होता है, उसका वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें कि अगर इसके वेलोसिटी को हम लोग बाय में क्या करें, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दे तो वो वेवलेंथ दे देगा। यहाँ पर वेलोसिटी c है और बाय में फ्रीक्वेंसी है लाइट का, रेडिएशंस का, तो ये लैम्डा दे देगा। तो ये h बाई पी इज इक्वल टू लैम्डा हो गया। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई किया जा रहा है फोटोन्स के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि जब ये रिलेशन फोटोन सेटिस्फाई करता है तो ये रिलेशन बाकी सारे मैटर जो है वो भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और बाद में देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि हाँ, ये जो है बात की, ये जो वेवलेंथ हम लोग निकाल रहे थे एक्सपेरिमेंटली, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाई पी, ये एक्चुअल में हर एक मैटर के द्वारा पजेस किया जाता है। और इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो डेविसन एंड जर्मर के द्वारा दिया गया था, जिसको कि आगे आने वाले इसी टॉपिक के, इसी वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं।
अब यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी जो हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ से देखा क्या कि हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। इस वेव का नाम हम लोगों ने क्या दिया, मैटर वेव दिया। और जनरली ये जो वेव होता है, अब मैटर तो सब कुछ है ना, तो हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखते हैं वहां पर तो कोई ऐसा वेवलेंथ नहीं फॉर्म होता है। तो इसके पीछे कारण है कि वहां पर जो हमारा रिलेशन है, यहाँ पर जो मोमेंटम है और जो वेवलेंथ है, इसके बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो इस वाले नॉर्मल कंडीशंस में ये मोमेंटम काफी ज्यादा होता है, क्योंकि मास बहुत ज्यादा होता है ऑब्जेक्ट का, और इस वजह से ये वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, जिसको कि हम लोग कैलकुलेट या फिर मतलब कि वो नेग्लिजिबल ही होता है, जिसको कि हम लोग को दिख नहीं सकता है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन के केस में, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, तो उसके केस में हम लोग इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, जिसका मास m है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो e है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस v क्रिएट किए, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ एनर्जी आएगा। ये जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, और हम लोगों ने बात किया था कि एनर्जी जो होता है हमारा, उसको हम लोग लिखते हैं EV के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आ गया वो EV हो गया, ठीक है, जहां पर E जो हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और V जो हम लोग अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस किए थे। साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं, अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर को मोमेंटम के टर्म में लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर एक और मास से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम, जिसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई टू एम। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला गया पी स्क्वायर बाई टू एम, और एक काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या था हमारा EV। तो यहाँ से अगर इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, EV इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम। तो यहाँ से हम लोग P निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ टू एम EV। ये रहा हमारा मोमेंटम के लिए। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ जो इससे एसोसिएटेड होगा वो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। तो यहाँ से h तो h ही रहा, और p की जगह हम लोग क्या पुटअप कर देंगे, अंडर रूट ऑफ टू एम ई वी। जब इसका रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुटअप किया जाता है तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारा था 1.227 बाय रूट वी नैनोमीटर। ये हमारा वेवलेंथ हो गया किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे रूट वी के अंदर ये जो वी है हमारा, ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा। डिफरेंट डिफरेंट वी के वैल्यूज पे ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा का वैल्यू जो होगा वो आ रहा होगा। सो आई होप कि यहाँ तक ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इसी चीज को थोड़ा और आगे लेके चले, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था डी ब्रॉय के बारे में। इन्होंने कहा कि हर एक मैटर के साथ में एक वेव एसोसिएटेड होता है, जिसका वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू पी बाई एच बाई पी था, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने बात किया है, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या कहता है, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो इसका जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगा, ठीक है, मतलब हम लोग मतलब ये कहता ये है कि हम लोग किसी भी पार्टिकल का प्रिसाइज पोजीशन नहीं पता कर सकते। अगर प्रिसाइज पोजीशन पता करते होंगे ना तो उस कंडीशन में उसका प्रिसाइज मोमेंटम नहीं पता होगा, ठीक है। इसको सिंपली अभी हम लिखते हैं पहले। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब उसका पोजीशन कहाँ है एक रीजन में, ठीक है, वो जो रेंज होगा उसको अनसर्टेनिटी कह रहे हैं। इनटू अनसर्टेनिटी इन जो मोमेंटम होगा वो अप्रॉक्स होगा एच कट के बराबर। ये जो एच कट होता है वो h बाई टू पाई के बराबर होता है, ठीक है। ये उन्होंने कहा था। मतलब क्या है कि हम प्रिसाइजली किसी भी पार्टिकल का ना तो पोजीशन पता कर सकते हैं, अगर हम लोग ये x को प्रिसाइज कर लेते हैं, अगर प्रिसाइज वैल्यू मतलब कि जो अनसर्टेनिटी इन x है वो जीरो हो जाएगा, अनसर्टेनिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रिसाइज लोकेशन होगा तो जो हमारा जो x का वैल्यू का एक खास पॉइंट पे आएगा तो ये अनसर्टेनिटी जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मोमेंटम जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर हम प्रिसाइजली मोमेंटम पता कर लेते हैं तो उस कंडीशन में ये जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। मतलब हम क्या करेंगे ना कि अगर किसी भी एक चीज को सर्टेनिटी के साथ पता करेंगे ना तो दूसरा चीज जो होगा वो अनसर्टेन हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर किसी पार्टिकल के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है तो हम एक सर्टेन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लेते हैं, एक रेंज लेते हैं,
और साथ ही साथ हमको एक अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम भी मिलता है। तो ये डी ब्रॉय जो है ना वो लेकर इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। ये डी ब्रॉय जो है वो इस वाले हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ भी इसको भी एक्सप्लेन करता है। कैसे? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी हो रहा है। अगर हम लोग एक एग्जैक्ट वैल्यू पी का लेते हैं तो हम लोग को एक एग्जैक्ट लैम्डा का वैल्यू आएगा, एक एग्जैक्ट वेवलेंथ आएगा। और तो हम लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक सर्टेन पी का वैल्यू डालने पे एक सर्टेन लैम्डा आएगा, एक फिक्स्ड वेवलेंथ आएगा। और एक फिक्स्ड वेवलेंथ जो होता है ना पूरे स्पेस में एक्सटेंड रहता है। ठीक है, बस इसको समझना है, अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। ये पूरे रीजन में एक्सप्लेन होता है, आगे जाकर के 2-3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे ये क्लियर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो पूरे स्पेस में होगा। इसका मतलब कि जो अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल मतलब पोजीशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे मोमेंटम क्या किए, एक फिक्स ले लिए तो एक लैम्डा आ गया फिक्स्ड। और अगर एक लैम्डा फिक्स्ड आएगा तो वो हमारा ये एक्सप्लेन करता है कि वो ऐसा वेव पूरे स्पेस में एक रीजन में एक सिंगल वेवलेंथ जो होता है वो एक्सटेंड रहता है। इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो पोजीशन का अनसर्टेनिटी होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर एक मैटर है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगा वो किसी एक रीजन में ही होगा, किसी एक खास स्पेस में ही हमारा वो वेव मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये हो गया वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता है, वो फाइनाइट ही होगा। इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि एक जो वेव एसोसिएट होता है पार्टिकल का वो एक वेव पैकेट के फॉर्म में होता है कुछ इस तरीके से। और ये जो वेव पैकेट होता है वो क्या होता है ना, ढेर सारे वेवलेंथ्स का सुपरपोजिशन होता है। मतलब ये कैसे बना होगा, कोई वेवलेंथ ऐसा होगा, कोई वेवलेंथ ऐसा होगा, कोई वेव ऐसा होगा, और ढेर सारा जब वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होता है तो इस तरह का हमारा आपस में लोग इंटरफेयर करता है कि एक वेव पैकेट का निर्माण करता है। और ये जो वेव पैकेट है ये पार्टिकल का हमारा जो प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये पार्टिकल इस रीजन के अंदर में कहाँ पर मिलने का चांसेस है। जहां पर इसका एम्पलीट्यूड उसके प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। एम्पलीट्यूड जहां ज्यादा होगा वहां पर पार्टिकल को के मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स है, एक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स है। ठीक है, और एक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स हमारा क्या देगा, एक रेंज ऑफ सर्टेन हमारा मोमेंटम देगा। और एक सर्टेन रेंज ऑफ मोमेंटम इसका मतलब है कि एक सर्टेन हमारा मतलब कि एक रेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो एक रेंज ऑफ पोजीशंस भी देने वाला है। ठीक है, ये बात क्लियर हो पा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डी ब्रॉय जो है वो एक्सप्लेन करता है। एक बार हम इसको क्लैरिफाई करें तो इस तरीके से होगा कि एक जो वेव पैकेट होगा वो हमारा क्या दे दिया, डेल्टा एक्स दे दिया कि ये रीजन है हमारा। और अगर एक डेल्टा एक्स हमको मिल रहा है वो कैसे बना होगा, तो ढेर सारे वेवलेंथ्स के सुपर इम्पोजिशन के कारण जो कि हमारा डेल्टा लैम्डा होगा। और डेल्टा लैम्डा हमको कब मिलेगा, जब हम लोग मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को रखेंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा पी पे होगा, डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग डेल्टा एक्स रखते हैं तो हमको डेल्टा पी मिलेगा, अनसर्टेनिटी इन एक्स और अनसर्टेनिटी इन पी भी रहेगा। ठीक है, और जो कि यहाँ पर इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, एच कट के बराबर में आता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि डी ब्रॉय के रिलेशन और बॉर्न्स प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो बात कर रहे थे, ये जो वेव पैकेट देख रहे हैं, ये जो रीजन है। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन कर पा रहे थे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं डेविसन एंड जर्मर सेटअप के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो डेविसन एंड जर्मर जो है हमारा, उन्होंने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था किसका, डी ब्रॉय के वो जो हाइपोथेसिस था, क्या कौन सा हाइपोथेसिस, कि जो भी मैटर होता है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, तो सिंपली उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक ये जो हम लोग को दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो उन्होंने कि एक टंगस्टन का ये जो है हमारा फिलामेंट ले लिया है, जिसमें बेरियम ऑक्साइड है, जिसको हीट किया जाता है लो टेंशन मतलब लो वोल्टेज के साथ में। और यहाँ पर क्या किया जाता है ना कि इसको यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हाई यहाँ पर एक्सेलरेट किया जाता है इसको, और एक होल के थ्रू उसको पास कराया जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ना निकल टारगेट यहाँ पर रखा हुआ है उससे स्ट्राइक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ
बिखरता है, डिफ्रैक्ट होता है वो। और ये जो सेटअप था ये पूरा एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर में पुटअप किया जाता है। तो क्या नोटिस किया जाता है, कुछ यहाँ पे वैल्यूज नोटिस किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो वोल्टेज है ना हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं हम लोग, तो वो हमारा क्या था कि 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में वेरी कराया जाता है। तो क्या नोटिस करते हैं कि 54 वोल्ट पर हमको, और यहाँ पर ये क्या दिख रहा है ना, ये गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर ना एक ये हमारा सर्कुलर पाथ है, इसके ऊपर में ये घूमते रहता है, जो कि हर जगह पर जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर होके जा रहा है, ये वहां पर गैल्वेनोमीटर में वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, और वहां पर क्या होगा कि वो वहां से इंटेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है उसको वो मेजरमेंट करेगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में जैसे डिफ्लेक्शन होगा किसी एक एंगल पर, यहाँ पर सर्टेन एंगल पर डिफ्लेक्ट करे, अगर हम गैल्वेनोमीटर को रखेंगे तो यहाँ पर कुछ इसमें डिफ्लेक्शन होगा और वो बताएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी कितना है। ठीक है, तो जब इसको मूव कराया गया तो क्या देखते हैं कि 54 वोल्ट पर, और एंगल थीटा जो है अगर हम 50 डिग्री रखते हैं, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है ना, मैक्सिमम पीक मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हाँ, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि 50 डिग्री पे पीक हमको मिलता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो डिफ्रैक्ट होके आते रहता है, और इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा होगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहा होगा ना तो एक वेव की तरह आ रहा होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा इंटरफेरेंस आपस में शो करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करता है, एक जैसे वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करता है, ठीक वैसे ही। और यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रॉन का ज्यादा ये मिलता है। ठीक है, एक सेकेंड, इस पार्ट को कट करना होगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स टकराता है और डिफ्रैक्ट होता है। डिफ्रैक्ट होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि डिफ्रैक्शन के बाद में एंगल 50 डिग्री पर एट अ वोल्टेज ऑफ 54 वोल्ट देखते क्या है कि ये जो हमारे यहाँ पर है ना, वहां पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलता है हमको इलेक्ट्रॉन्स का। और इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जा सकता है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है वो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करता है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वो वेव्स का, इसीलिए यहाँ पर ये जो है इंटेंसिटी इसका ज्यादा मिलता है। और इसका वेवलेंथ जो मेजरमेंट किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, वो 0.165 नैनोमीटर कैलकुलेट किया जाता है। जब हम इसी चीज को डिब्रॉय की के रिलेशन से लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी की मदद से निकाले, ठीक है, जहां पर कि हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स जब इसको कैलकुलेट किए थे तो ये आया था 1.227 बाय अंडर रूट ऑफ वी नैनोमीटर। यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें 54, तो ये 1.227 बाय अंडर रूट ऑफ 54 नैनोमीटर दे रहा था, जो कि अप्रॉक्स 1.67 नैनोमीटर दे रहा था। तो यहाँ पर क्या देखते हैं 0.167 नैनोमीटर दे रहा था, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के काफी क्लोज था। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जो डिब्रॉय का हाइपोथेसिस था उसका प्रूफ मिल जाता है हम लोग को। ठीक है, और ये था हमारा कंप्लीट कि हम लोग देखते हैं कि मैटर जो था वो भी वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर। सो आई होप कि ये वीडियो समझ में आएगा, और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।